जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में हम देखे थे क्लास 12 की जो भी पोल साइंस चल रहा है उसमें चैप्टर 5, जिसमें हम बात किए थे कि किस प्रकार से कि ये जो कांग्रेस की जो व्यवस्था थी कि पहले कांग्रेस का दबदबा था और 1967 में क्या हुआ, 1967 में कांग्रेस हार गई। फिर उसके बाद वही दबदबा कांग्रेस का कैसे स्थापित हुआ, दोबारा दोबारा वही दबदबा जो है कैसे स्थापित हुआ, इन सब के बारे में हम पीछे की क्लास में चर्चा कर लिए। पीछे की क्लास में चर्चा कर लिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अपेक्स इंग्लिश क्लासेज का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। और प्लस में नहीं तो आप यूट्यूब पे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपेक्स इंग्लिश क्लासेज, और वहाँ पे आप देख सकते हैं सारे। और प्लस में एग्जाम आपका नज़दीक है तो हिस्ट्री का जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट है। हिस्ट्री जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट है, बेहतरीन तरीके से, एकदम आसान शब्दों में, आसान भाषा में, कहे तो आम बोलचाल की भाषा में, अपनी भाषा में है। तो उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और अभी हम लोग जो देख रहे हैं पोलिटी पोल साइंस, इसमें हम वन शॉट देख रहे हैं, यानी एक चैप्टर एक क्लास में खत्म। और अब तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुका। कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हम? तो अभी हम 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके। चलिए, तो अपन अभी 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, छठे चैप्टर पे आ गए। छठे चैप्टर पे आ गए तो छठे चैप्टर कौन सा है? छठा चैप्टर जो कि इमरजेंसी है। देखोगे कि इंदिरा गांधी की सब तारीफ भी करते हैं और उनकी आलोचनाएं भी करते हैं। तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसी नेता थी कि आज तक किसी के दबाव में रहकर कोई भी काम नहीं किया। स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के पीछे, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने के लिए वो हमेशा से फेमस रही है। उनकी जो डिसीजन रहती है हमेशा से स्ट्रिक्ट रहा है, इसलिए वो ज़्यादा लोकप्रिय हो बनी। लेकिन विपक्ष और कुछ लोगों उनकी आलोचना इसलिए करते क्योंकि उन्होंने क्या किया था, तो इमरजेंसी लागू किया था। 25 जून 25 जून 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी को लेकर आलोचना की जाती है इनकी कि इन्होंने इमरजेंसी लगाया था, राष्ट्रीय आपातकाल। तो इमरजेंसी होता क्या है, पहले तो ये सब पढ़ेंगे। पहले सुन लो कि अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लो, और वहाँ पे आपका सारा सिलेबस वहाँ पे मौजूद है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। और टेस्ट देना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अभी टाइम आपके पास कम है, इसलिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा है। तो प्रैक्टिस जितना सही होगा उतना ही ज़्यादा आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, इसलिए आपका टेस्ट देना भी आपका जरूरी है। तो टेस्ट भी आप जरूर दीजिए, इसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो आपका ये धर्म बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास पहुंचा दो। चलो, तो इमरजेंसी है क्या, ये आपातकाल है क्या? तो आपातकाल अगर हम देखें तो आपातकाल के 3 प्रावधान। कितने प्रावधान है? तो 3। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, दूसरा हो गया राष्ट्रपति शासन। एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन, और तीसरा हो गया वित्तीय आपातकाल। 3 प्रावधान इसके हो गए। तो 3 प्रावधान में राष्ट्रपति शासन जो है, ये राष्ट्रपति शासन ये हमारे यहाँ 3 बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। और राष्ट्रीय आपातकाल हमारे यहाँ 3 बार लग चुका है। राष्ट्रपति शासन ये कई बार लग चुके हैं, और सबसे ज्यादा बार लगा है कहाँ पे? तो यूपी में। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, हम ये हवेबाजी के लिए आपको बता रहे ताकि टोले मोहल्ले में कोई भी कहे कि सबसे ज्यादा पढ़ाओ कमी है, कि हम एकदम पूरा किताब जो है घोड़ के पी गए हैं। तो सबसे हवेबाजी के लिए ये सब पता रहना चाहिए। तो सबसे ज्यादा बार लगा था यूपी में, किसके समय में? तो इंदिरा गांधी के समय में। इंदिरा गांधी का विरोध
किया जाता है, इनकी आलोचनाएं की जाती है इन्हीं इनके डिसीजन के कारण कि इन्होंने इमरजेंसी लागू किया था। और एक जो है हमने पीछे उसकी चर्चा कर ली कि जब इन्होंने पाकिस्तान को दो भागों में तोड़ दिया पूरी तरह से, तो पीओके को, ये जो पीओके है उसको वापस क्यों नहीं लिया। तो दो बातें हैं जिनको लेकर इनकी आलोचनाएं हमेशा की जाती है। सबसे ज्यादा आलोचना की जाती है इमरजेंसी के लिए, और इसके तौर पे 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पे मनाया जाता है इसको। चलिए, तो समझ गए आपातकाल क्या होता है। मान लो आपातकाल, ये जो इमरजेंसी होता क्या है कि अगर युद्ध हो रहा है, बाहर से कोई आक्रमण कर दिया कोई भी, तो युद्ध हो रहा है, तो वहां पे क्या करता है, तो शक्ति जो है सरकार सभी शक्ति केंद्र में ले देती है। राज्य हो कोई भी शक्ति हो, सभी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है। या फिर युद्ध हो तब, या फिर अपने देश में युद्ध हो, अपने देश में ही गृह युद्ध छिड़ गया हो, कोई भी सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, तो उसको लेकर हो जाता है आपातकाल। तो इसको लेकर आपातकाल किया जाता है। लेकिन उस समय संविधान में सशस्त्र विद्रोह नहीं था शब्द। सशस्त्र विद्रोह की जगह पे शब्द क्या था, तो आंतरिक अशांति। तो आंतरिक अशांति को मुद्दा बनाई थी इंदिरा गांधी ने कि हम आंतरिक अशांति के तौर पे इमरजेंसी लागू कर रहे हैं। डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो आंतरिक अशांति है, अगर तो इस शब्द को जनता पार्टी की सरकार जब बनी तो उन्होंने इसको हटाकर और सशस्त्र विद्रोह डाल दिया, क्योंकि आंतरिक अशांति के पीछे कोई भी रीजन हो सकता है। यानी आप थोड़ी सी भी अशांति हुई, आप नहीं संभाल पाए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप सीधे इमरजेंसी लागू कर दो। क्या सशस्त्र विद्रोह हो जाए जो कि संभलने वाले नहीं है, तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लागू होगा। ये इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपातकाल, ये जरूरी नहीं है कि पूरे देश में लागू हो, आप किसी एक क्षेत्र में भी लागू कर सकते हो। क्या, तो ये याद रखिएगा ताकि लिखने के समय आपको लिखने में हेल्पफुल हो। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतंत्र का संकट इसे कहा गया कि लोकतंत्र की हत्या की गई, इसमें संविधान की हत्या की गई इमरजेंसी लागू करके। देखोगे तो इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान किए गए इमरजेंसी के दौरान कि आप सोच नहीं सकते हो। एक नया अलग से संविधान ही बना दिया गया। तभी तो हमारी संविधान इतनी मोटी क्यों है, बहुत ज्यादा उसमें संशोधन किया गया है, छोटी छोटी संशोधन कई बार किए गए हैं। और ये जो इमरजेंसी लगा था उस समय मानो एक नया संविधान ही बनाकर उसमें ऐड कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें इतने प्रावधान किए गए कि उसे एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना गया, लघु संविधान उसे माना गया। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे आपातकाल क्यों लागू किया गया, ऐसा करना क्यों जरूरी था, क्या कारण था कि आपातकाल लागू किया गया, फिर आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था, उसका अर्थ क्या था, मतलब क्या था कि लोकतंत्र में जो है डायरेक्ट जो है आपातकाल लागू कर दिए। फिर आपातकाल का परिणाम क्या हुआ, और लास्ट हम देखेंगे आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र पे सबक क्या पड़ा, कि हमने लोकतंत्र में राष्ट्रीय आपातकाल से क्या सबक सीखा। चलिए, 27 जून 1975 के नई दुनिया अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह मौजूद थी। बस अंतर यह था कि संपादकीय यह जगह खाली छोड़ दी गई थी। संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया था। कई अन्य अखबारों में भी जगह जगह रिक्त स्थान छोड़े जाते थे। ये लाइन है जो कि आपके चैप्टर में दिया गया। इसका अर्थ है कि जब आपातकाल लागू किया गया था तो उस समय प्रेस की स्वतंत्रता जो है पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी। प्रेस को कहा गया था कि आपको अगर कुछ भी छापना है तो हमसे पूछ कर पहले उसकी खबर हमको देनी पड़ेगी सरकार को। सरकार अगर कहेगी कि हाँ आप इसको छाप सकते हो तब फिर आप उसको छापिए अखबार में, नहीं तो नहीं छापिए। तो सेंसर बोर्ड लगा दिया गया। तो उसी की जो है चर्चा की गई इसमें कि अखबार तो थी
लेकिन वो पेज जो है खाली हुआ करती थी। क्यों? छापने का अधिकार है बिना पूछ ले। यहाँ पे दो पंक्ति है, दो लाइन है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये कहा गया 1974 में। बिहार में ये आंदोलन चल रहा था, उस समय आंदोलन का यह नारा था कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। और लाइन से पता चल रहा होगा कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? क्रांति लाने वाले जो है जयप्रकाश नारायण। चलिए, तो वो सब बातें, छोटी छोटी जो बातें थी हमने कर लिया। अब विस्तार से देखते हैं कि ये आपातकाल क्या कारण था कि आपातकाल लगाया गया। आपातकाल लगाया क्या कारण गया, किस कारण से आपातकाल लगाया गया था? इतना अच्छा चल रहा था कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, चल रहा था, सब कुछ ठीक, क्या कारण था? तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। ये जो आपातकाल है ये डायरेक्ट नहीं लगा, एक अवैध कोई कह दे कि हाँ अचानक लगा दिया सीधे, तो ऐसे नहीं। इसकी जो खिचड़ी है कह सकते कि बहुत पहले से पक रही थी, बहुत पहले से पक रही थी। तड़का लगा था कब? तो 25 जून को इसमें तड़का लगा था, 25 जून को। और इसकी तैयारी जो है चूल्हे पे इसको चढ़ा दिया था कब? तो बहुत पहले, बहुत पहले इसको चढ़ा दिया गया था। चलिए, तो आपातकाल की अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो इसकी कारण यही रहा कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उन्हें उस समय कई समस्याओं को सामना करना पड़ा था। गद्दी का मुंह जो है उनका, उनके लिए इमरजेंसी लागू करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तो उनको हम देखते हैं। तो पहले तो आर्थिक संदर्भ इसका देखते हैं कि क्या कारण क्या रहा। तो सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था जब सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार बनी 1971 में। 1971 में जब सरकार बनी तो उन्होंने नारा एक दिया था कि गरीबी हटाओ। जैसे हम पीछे इसकी चर्चा कर चुके हैं कि विपक्षी जो है क्या दे रहे थे नारा? तो इंदिरा हटाओ का नारा दे रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी दे रही थी नारा क्या? तो इंदिरा गांधी जी नारा दे रही थी कि गरीबी हटाओ। तो जब आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया तो गरीबी हटा क्यों नहीं? जनता ये पूछ रही कि जब आपने नारा दिया कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, तो हमने आपको सरकार बना दिया, आपकी सरकार बना दी, तो आप गरीबी क्यों नहीं हटाया? तो गरीबी हटी क्यों नहीं? एक कारण ये रहा कि सरकार से जवाब पूछ रही है जनता। परिणाम यह हुआ कि सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था, कोई सुधार नहीं था। सामाजिक दशा हो या फिर आर्थिक दशा हो, इसमें कोई भी सुधार नहीं था। जो पहले था स्थिति वैसा ही स्थिति, यथावत जो है स्थिति बनी हुई थी। और दूसरा क्या? तो दूसरी जो है संकट पहले से जो बांग्लादेश की जो है शरणार्थी यहाँ पे मौजूद है, 80 लाख शरणार्थी 1971 के जो है अभी तक निकले नहीं है यहाँ से। और अमेरिका ने क्या कर दिया? तो अमेरिका ने सहायता देना बंद कर दिया। क्यों नहीं? क्योंकि हमने रूस से दोस्ती कर ली थी, तो इसलिए अमेरिका ने सहायता देना बंद कर दिया था। तेल की कीमत बढ़ गई, तेल की कीमत बढ़ गई और महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी और कृषि उत्पादन जो है घट गया। तेल की जो कीमत है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी भी बढ़ गई और कृषि का जो उत्पादन है ये बहुत ज़्यादा घट गई। खाद्यान्न उत्पादन जो है ये 8% कम हो गया। कितना? तो 8% कम हो गया। और सरकारी कर्मचारियों को वेतन जो है रोक दिया गया। अब सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं दीजिएगा तो काम करेगा अच्छे से? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काम करता है किस लिए? पैसा के लिए। पैसे न मिल रहा है तो काम कैसे करेगा मन से? तो कर्मचारियों ने क्या किया? तो कर्मचारियों के अंदर जो है असंतोष पनपा। अब असंतोष पनपेगा तो क्या करेगा? आंदोलन करेगा। जनता भी दुखी है, किस लिए? तो जनता दुखी है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और खाद्यान्न उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा गिर गया। तो जनता इसलिए, और सरकारी कर्मचारी किस लिए आंदोलन करेगी? क्योंकि उसको वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन नहीं मिलेगा तो सड़क पे उतरेंगे ही। और 1973 में कीमत जो है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 23% जो है बढ़ गया। कितना कीमत बढ़ गया? तो 1973 में 23% जो है बढ़ गया और 1974 में ये बढ़कर 30% हो गया। जन विरोधी आंदोलन जो है, छात्र और रेलवे हड़ताल, ये सब सक्रिय थे। उस समय छात्र भी आंदोलन कर रहे थे, छात्र भी आंदोलन कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। कॉलेज में जो है फीस ज़्यादा लिए जा रहे थे उसके खिलाफ। तो इसको लेकर बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहा था।
बिहार और गुजरात। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहा था और उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे कौन? तो जेपी कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इसकी शुरुआत जो है आंदोलन इन्होंने भारत में ही बिहार के आपका जो ये गांधी मैदान है पटना में, वहीं से स्टार्ट किए थे 1974 में। और इनको गुजरात में भी बुलाया गया था कि आप आंदोलन की जो ये कमान है इसको संभालिए, नेतृत्व कीजिए। तो उस समय चल क्या रहा था? तो पहले तो जनता जो है पहले से ही असंतोष है जनता में, किस लिए? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस कारण। और छात्र किस लिए दुखी है? क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कॉलेज में जो फीस बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं, तो इसके कारण छात्र जो असंतुष्ट है। और ये कर्मचारी भी असंतुष्ट है, किस लिए? क्योंकि कर्मचारी को वेतन नहीं दिया जा रहा है। और सरकार ने क्या किया? तो सरकार ने इसको दबाने के लिए एक कठोर कदम उठाया, कठोर कदम उठाया और इसको डायरेक्ट पुलिसिया लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। सरकार का एक ही जो है, लोकतंत्र में अधिकांशतर सरकार एक ही जो है रुख अपनाती है, इस सबको दबाने के लिए पुलिस को आगे कर दो, सिंपल से पुलिस को आगे कर दो, हो गया काम खत्म। अब पुलिस सब संभाल लेगी, सबको एक एक डंडा लगेगा, अभी चिल्ला रहे डंडा लगेगा, आराम से बेड पे पड़ेंगे और शांत हो जाएंगे पूरी तरह से। तो ये सोचकर सरकार क्या कर दी? तो सरकार पुलिस के आगे कर दी पुलिस को, और डंडा चलाना शुरू कर दिया पुलिस ने। पुलिस डंडा चलाना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ क्या? तो हुआ ये, क्योंकि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जयप्रकाश नारायण। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने इस आंदोलन को शांत नहीं होने दिया इसको, बल्कि और भी जो है इसमें उग्र रूप इनको देने लगे। और इनमें जो है मोरारजी देसाई, उन्होंने जो है अनशन पे बैठ गए। वो क्या है कि हम अब भोजने न करेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम भोजने न करेंगे। चलिए, तो गुजरात और बिहार में छात्र आंदोलन चल रहा था, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नेतृत्व कर रहे थे जेपी कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण। तो गुजरात में क्या चल रहा था? गुजरात और बिहार में, दोनों में, गुजरात में स्टार्ट हुआ जनवरी में और बिहार में मार्च 1974। कारण क्या रहा? तो कारण रहा भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। और गुजरात में क्या कर दिया गया? तो इस सब को देखकर डायरेक्ट जो है गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, एकावैग राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वहाँ पे सीएम के पास कोई भी शक्ति नहीं होगा, राज्यपाल के पास कोई भी शक्ति नहीं होगा, डायरेक्ट वो सारी शक्ति किसके पास चला गया? तो राष्ट्रपति के पास। वहाँ पे हैंडल करेगी राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सुनता किसके हैं? तो केंद्र की। क्यों रखा? इसलिए गया क्योंकि दोनों जो है आपस में विचार विमर्श करेंगे। तो गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या किया? तो विपक्षों ने कहा कि आप राष्ट्रपति शासन लगा दिए, ठीक, तो राष्ट्रपति शासन को हटाइए और दोबारा से इलेक्शन कराइए। विधानसभा भंग हो गया तो दोबारा से आप क्या करो? इलेक्शन कराओ, दोबारा से इलेक्शन कराओ, विधानसभा के लिए दोबारा से इलेक्शन कराओ। ये विपक्षों की मांग थी और इसको लेकर मोरारजी देसाई भूख हड़ताल पर बैठ गए, भूख हड़ताल पर बैठ गए। जून 1975 में चुनाव हुए, चुनाव हुआ तो विपक्ष की बात मान ली गई। जून 1975 में चुनाव हुआ, चुनाव हुआ तो कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का लगा। कांग्रेस को धक्का लगा कि कांग्रेस की वहां पे सरकार ही नहीं बन पाई, गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। तो पहला धक्का उनको ये लगा, ये सब याद रखना कि पहला धक्का उनको क्या लगा? कांग्रेस को, इंदिरा गांधी को, क्योंकि कांग्रेस की जो है सरकार वहां नहीं बन पाई, तो ये पहला धक्का। फिर 1975 में क्या हुआ? जून 1975 में इलेक्शन हुआ, हार गए। जेपी ने क्या किया? जेपी ने
अब कहा कि बिहार में भी कांग्रेस को हटाओ, गुजरात में हटा कांग्रेस, अब बिहार में भी कांग्रेस को हटाओ। ये जेपी कर रहे हैं कि गुजरात में भी जैसे हटा गुजरात में, वैसे ही बिहार में भी कांग्रेस को हटाया जाए। तो जेपी इसकी मांग करने लगे। सरकार को कहा गया कि आप इस्तीफा दे दो, इस्तीफा दे दो, लेकिन कुर्सी का मोह जो है इंदिरा गांधी के सर पे जो है चढ़ा हुआ था, कुर्सी का मोह, तो इसलिए वो इस्तीफा देने से इनकार कर दी। इस्तीफा देने से इनकार कर दी तो 1975 में क्या किया, जेपी ने दिल्ली गए और दिल्ली के जो रामलीला मैदान है, रामलीला मैदान में गए और वहां पे भीड़ इकट्ठा कर दिए, आंदोलन के लिए भीड़ इकट्ठा कर दिए। और भीड़ इकट्ठा कर दिए, भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी ज्यादा बढ़ गई कि, और उसमें डायरेक्ट बात यही चल रही थी, क्या, इंदिरा हटाओ, सिंपल सा, कि कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को पूरी तरह से बर्खास्त करना है, कि ये सरकार जो है भ्रष्टाचार बहुत कर रही है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा रही है, और बेरोजगारी की स्थिति जो है इसमें कोई सुधार ही नहीं हो रहा है। इसलिए जेपी ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया रामलीला मैदान में। ये जो भीड़ है आप देख सकते हो, ये कोई आम भीड़ नहीं है, यही भीड़ है जिसने इमरजेंसी की स्थिति ला दी। एक व्यक्ति जो सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया उसने, जयप्रकाश नारायण। ये जो दिख रहे हो आप, ये सब क्या है, भीड़ ही बैठे हुए हैं और भाषण दे रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र का जो हत्या के तौर पे इसे देखा जाता है, इसमें हमने पहले क्या देखा कि किस प्रकार से आपातकाल की पृष्ठभूमि में, पहले उसकी बात करें तो आर्थिक संदर्भ, फिर आर्थिक संदर्भ के बाद हमने बात की किसकी, तो आर्थिक संदर्भ के बाद हमने बात किया छात्र आंदोलन, बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन की। अब न्यायपालिका से संघर्ष, तो पहले झटका क्या लगा कि गुजरात में उसकी सरकार नहीं बनी कांग्रेस की, अब दूसरा झटका यहां लगेगा, दूसरा झटका यहां लगेगा, याद रखना है सब, दूसरा झटका यहां लगेगा। क्या लगेगा कि जब शुरू से चाह क्या रही इंदिरा गांधी कि हम क्या करेंगे, संविधान में बदलाव करेंगे, संशोधन, संविधान में संशोधन करेंगे। पहले से ही इसकी खिचड़ी पक रही है कि संविधान में संशोधन करेंगे। तो इन्होंने किया क्या, तो इन्होंने पहले तो गलती ये किया कि डायरेक्ट टक्कर ले लिया किससे, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्ट जो है न्यायपालिका से संघर्ष इनके छिड़ गया, न्यायपालिका से संघर्ष छिड़ गया। कैसे, तो देखो इनके लिए कांग्रेस के जो है पक्ष में निर्णय नहीं हुआ था, कांग्रेस के पक्ष में कई बार जो है निर्णय नहीं हो पाया था, इसलिए न्यायपालिका से असंतुष्ट थी। तो जब बात आई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की चुनने की, तो न्यायाधीश चुनने का आप ये जो है तरीका होता है कि उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं जितने भी, तो उन सभी में से किसी एक को चुना जाता है। तो वहां पे था कि सबसे वरिष्ठ 3 जज थे, 3 जो है सबसे वरिष्ठ जज थे 3, लेकिन इनमें से किसी को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया। इसमें से बनाया गया किसको, तो इन्होंने अपने जो है इनके सब पक्ष में जो निर्णय कर रहे थे, इनके साथ जो थे उनको बना दिए, रे को बना दिए। तो इसमें क्या हुआ कि न्यायपालिका इससे असंतुष्ट हो गई। क्यों, क्योंकि संविधान का जो तरीका है, जो न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति की जो तरीका है, इसको आपने पूरी तरह से बदल कर रख दिया, पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो इसको लेकर न्यायपालिका में असंतोष। फिर और इससे पहले 3 गलती ये कर चुकी है, 3 गलती कर चुकी है कि पहले तो इन्होंने क्या किया, तो मौलिक अधिकार में कटौती करना शुरू कर दिया,
मौलिक अधिकार जो कि आपको फंडामेंटल आपकी जो राइट है 12 से 35 तक, जो कि भाग 3 में है। तो ये इसमें क्या कर दिया इन्होंने, मौलिक अधिकार में कटौती शुरू कर दिया। तो इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रहा कि कोई भी संसद, ये जो संसद है, ये संसद मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं कर सकती। तो पहला गलती है कि ये चाह रही थी कि क्या, तो मौलिक अधिकार में कटौती किया जा सके। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आंदोलन कर रहा है, बहुत ज्यादा जो है खिलाफ जा रहा है सरकार के, तो मौलिक अधिकार में कटौती की जाए। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका जो है इसके विरोध में थे। फिर उसके बाद दूसरा कि संविधान में संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को कटौती कर सकती है, संपत्ति के अधिकार जो है उसको कटौती किया जा सके। ये सोच रही थी कांग्रेस, सोच रही थी कि संपत्ति के अधिकार में हम कटौती कर सके, लेकिन उस समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में रखा गया था। तो इसलिए कहा गया कि आप मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं कर सकते। इसमें निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास है, सिर्फ जो है न्यायपालिका के पास है। आप इसमें कोई भी कटौती नहीं कर सकते। इसलिए इनका विरोध किया गया। फिर तीसरी कि क्या डीपीएसपी, आपका जो ये जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, तो क्या डीपीएसपी को प्रभावित करने के लिए मौलिक अधिकार कम कर सकती है? तो इनके पीछे भी जवाब आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। कहा गया कि हम डीपीएसपी को जो है प्रभावित करने के लिए हम मौलिक अधिकार को कम करना चाहते हैं। कांग्रेस का ये फैसला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका ये जो फैसला है संविधान के खिलाफ जो है, संवैधानिक उपचार के जो है खिलाफ है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसको लेकर क्या हुआ, तो ये असंतुष्ट हो गई। किससे? तो न्यायपालिका से। न्यायपालिका से असंतुष्ट हो गई तो अब क्या करेगी, क्या करेगी? तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा। तो अब इस सब को लेकर संघर्ष हुआ इनके बीच कि ये न्यायपालिका से संघर्ष किस प्रकार। तो पहले ये क्या कर रही थी कि मौलिक अधिकार में कटौती करना चाह रही थी, तो इसके विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। फिर ये चाह रही थी कि ये जो संपत्ति का अधिकार है उसमें कटौती किया जा सके, उसके लिए भी जो है मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट। फिर डीपीएसपी को प्रभावित करने के लिए मौलिक अधिकार को कम करना चाहती थी, लेकिन उसको भी मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट, मना कर दिया। मना कर दिया। और एक फिर उसी समय एक विवाद सामने आया, केशवानंद भारती विवाद। क्या है? केशवानंद भारती मामला। ये 1973 की बात है, उसी समय की बात है 1973 की। केशवानंद भारती जो ये मामला है, ये है क्या? देख रहे हो, ये अभी हम देख रहे हैं क्या न्यायपालिका से संघर्ष, कांग्रेस का कैसे संघर्ष रहा, उसी संघर्ष में ये शामिल है, उसी संघर्ष में शामिल है केशवानंद भारती मामला 1973। तो इसमें क्या हुआ कि वो पहले से कांग्रेस चाह रही है कि हम क्या करेंगे, संपत्ति के अधिकार में कटौती करेंगे, संपत्ति के अधिकार को हम कम करेंगे, मौलिक अधिकार को कम करेंगे, डीपीएसपी को प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी को लागू करने ना करने, उसमें संशोधन करने, ये सारा अधिकार संसद के पास है, विधायिका के पास है। लेकिन मौलिक अधिकार में कटौती करने, ये सब प्रावधान करने के अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को है। इसलिए वो चाह रही थी कि न्याय फंडामेंटल राइट से ज्यादा प्रभावित हम डीपीएसपी को बना दे। तो केशवानंद भारती मामला क्या है? तो केरल में जो है, केरल में एक संत थे, मठ का एक संत थे जिसका नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ये मठ थे। तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा आपका ये जो मठ है वो सरकार के हिस्से में, आपने ये जो मठ है ये सरकारी है, तो इसलिए सरकार का हिस्सा है, तो सरकार इस पे कुछ भी कर सकती है, तो सरकार कुछ भी कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि ये संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा संपत्ति है, हम यहाँ शुरू से जो है क्या मठ जो है चला रहे हैं, मठ चला रहे हैं, आप सरकारी हिस्सा में आ गया तो क्या हो गया, ये मठ है,
संपत्ति का अधिकार है हमारे पास, हमारे जो है संविधान में वर्णित है इसके बारे में। तो इन्होंने क्या कर दिया, तो टक्कर दे दिया सरकार को और डायरेक्ट पहुंच गए कहां, तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट पहुंच गए, कहे कि हमारी जो है संपत्ति छीनना चाहती है, मंदिर हमारे छीनना चाहती है। तो न्यायपालिका पहुंच गया, तो सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला गया। सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि सरकार मौलिक अधिकार में कोई भी कटौती नहीं कर सकती, बुनियादी ढांचा जो है इसको बदल नहीं सकती। आप उसमें कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, कुछ संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप उसके ढांचे को नहीं बदल सकते, ढांचे को उसको आप नहीं बदल सकते। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया कि संविधान का बुनियादी ढांचा है, इसे संशोधन नहीं किया जा सकता, आप उसे नहीं बदल सकते, बुनियादी ढांचा जो है इसे, फंडामेंटल राइट को आप बदल नहीं सकते। फिर 1973 के जो 3 वरिष्ठ नेता, 1973 में जो है 3 वरिष्ठ जो है जजों को जो है क्या अनदेखी कर दिए और इन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिए। मुख्य न्यायाधीश बनाने के लिए ये जो है प्रावधान शुरू से चलता आ रहा है कि जो वरिष्ठ जज होते हैं उन्हीं में से एक को चुना जाता है। तो 3 वरिष्ठ जज वहां पे थे, जबकि जो वरिष्ठ भी नहीं है उसे भी बना दिया गया मुख्य न्यायाधीश। तो इसको लेकर न्यायपालिका असंतुष्ट। तो संघर्ष का चरम इस बिंदु तक पहुंच गया कि जब एक बार हाईकोर्ट ने क्या कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट कहा कि इंदिरा गांधी का ये जो निर्वाचन है ये अवैधानिक है, अवैध है, कि आपने सही तरीके से अपनी गद्दी हासिल नहीं की है, इसमें कुछ लोचा है। आपको क्या किया जाता है, तो आपकी संसदीय जो है बर्खास्त किया जाता है, आपकी जो है आप सांसद नहीं रह सकते, सांसद नहीं रह सकते। तो हमने देखा, तो दूसरा झटका इनको ये लगा, ये सब तो मामला चल ही रहा था, दूसरा झटका ये लगा कि इनकी जो संसदीय है वो समाप्त कर दी गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप सांसद नहीं रहेगी, सांसद नहीं रहे। तो दूसरा झटका ये लगा, तो इसको एक और कहा जाने लगा कि आप इस्तीफा दे दो इस्तीफा। लेकिन बोल रहे हैं हम आपको कि कुर्सी का मोह जो है इनके सर पे जो है विराजमान था, कुर्सी कैसे छोड़ सकते भाई साहब, कुर्सी के लिए तो यही जमाने से चल रहा है। देख रहे, प्राचीन काल में भी कुर्सी के लिए जो है एक दूसरे को खत्म किया जा रहा था, वही शुरू से चलता आ रहा है। तो कैसे कुर्सी को छोड़ देगी इतना आसानी से। तो ये उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज दी। सुप्रीम कोर्ट से आस लगाए हुए कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय ले, सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में निर्णय ले और जो हम चाहते हैं वही हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो है केस चल रहा है तब तक सांसद रह सकती है, तब तक ये अपने पद पर बनी रहेंगे, अपने पद पर बनी रहेंगे, सांसद रहेंगे। और लेकिन कोई भी काम होगा संसदीय तो उसमें आप भाग नहीं ले सकती, संसद की जो समिति है उसमें आप भाग नहीं ले सकते, आप कोई भी प्रावधान में शामिल नहीं हो सकती। तो यानी आप के पास शक्ति है लेकिन शक्ति के इस्तेमाल न कर सकते, यूज न कर सकते शक्ति का। तो ऐसा शक्ति का होने का क्या फायदा। तो दूसरा धक्का यही लगा इनको। पहला धक्का लगा कि कांग्रेस हार गई गुजरात में, वो सब तो मामले चलते रहते हैं ना, सरकार के सब संतुष्ट नहीं रहते, सरकार से कुछ, सरकार से असंतुष्ट भी रहते, तो वो सब चलता रहता है कि सरकार का विरोध हो रही है ये सब। पहले झटका उनको ये लगा कि हमेशा से हम क्या जीतते आ रहे और गुजरात में हमारी पार्टी हार गई। फिर दूसरा झटका उनकी जो है पावरे खत्म हो गया, इंदिरा गांधी का पावरे खत्म हो गया, दूसरा झटका। अब तीसरा झटका देखो क्या लगने वाला। तो आपातकालीन की घोषणा की गई कब, तो इसके लिए पहले तो बात वही कि आपातकाल की घोषणा नहीं की जाती जब 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश जो थे जगमोहन लाल सिन्हा, तो इन्होंने क्या कहा कि इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन है अवैधानिक है, यानी संवैधानिक तरीके से आपका निर्वाचन नहीं हुआ है, इसमें लोचा है, आप पीएम नहीं रह सकते।
6 साल के लिए आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती। 6 साल कहा गया कि साल भर नहीं, 6 साल तक बैठ के आराम से निचंद से बैठल रहो 6 साल। तो अब 6 साल कैसे इंतजार कर सकते? तो आस लगाई हुई किससे? सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन होगा वही जो होना चाहिए था, तो सुप्रीम कोर्ट भी निराश कर देगी इनको। तो समाजवादी नेता, उसी समय समाजवादी जो नेता राजनारायण द्वारा ये याचिका दायर कर दिया गया था। देखो उस समय इलेक्शन जब लड़ा गया था तो इनकी विपक्ष में लड़े थे कौन? तो राजनारायण ये समाजवादी नेता है। ये जो बहुमत इनको भी मिली थी, जीत जो है उनकी हो गई, सरकार बन गई उनकी। तो इनका कहना था कि इंदिरा गांधी का जो सरकार है, इंदिरा गांधी जो सरकार बनी है वो सही तरीके से नहीं बनी है, यानी उसमें उन्होंने क्या किया है? तो गलत तरीके से अपनी सरकार बनाई है। कहने का अर्थ हुआ कि जो नहीं करना चाहिए था वो किया। पहला तो पैसा बांटी है, बिना पैसा के वोट नहीं मिला उनको, पैसा बांटी है। दूसरा कि जब इलेक्शन का समय होता है तो आप सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे उन्होंने सरकारी मशीनरियों का गलत इस्तेमाल किया है, सरकारी जो है मशीनरियों का गलत इस्तेमाल किया है। और इन्होंने गलत तरीके से जो है अपना निर्वाचन किया है। तो इसमें एक आरोप जो है दायर किया गया था, किसके द्वारा? तो राजनारायण के द्वारा। तो इसी पे निर्णय लिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कि इनकी जो है संसदीय जो है समाप्त कर दी जाएगी 6 साल के लिए, 6 साल के लिए। तर्क दिया गया था क्या? तो तर्क दिया गया था कि इंदिरा ने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किया है, सरकारी जो कर्मचारी है उसका इस्तेमाल किया है गलत तरीके से। तो कानून ने क्या कहा? कानून इंदिरा सांसद नहीं रही, कानूनन जो है इंदिरा सांसद नहीं रही और अगले 6 महीने में दोबारा चुनाव हो जाएगा, अगले 6 महीने में दोबारा चुनाव हो, ये आदेश दिया गया हाई कोर्ट द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये बात है 24 जून 1975 की, इमरजेंसी लागू होने से एक दिन पहले की बात है। हाई कोर्ट का ये फैसला रहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में जब तक ये मामला चल रहा है तब तक वो इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेगी, लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में कोई भी सदस्य ये जो है लोकसभा की कार्यवाही में ये भाग नहीं लेंगे। तो मतलब शक्ति है लेकिन शक्ति का इस्तेमाल ही ना कर सकते, हम पावर है, पावर होना और पावर का हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। संकट और सरकार का फैसला। तो संकट क्या थी उनके सामने, हमने देख लिया कि कौन कौन से जो है कारण से उन्होंने अपनी जो है आपातकाल लागू करने का जो है मन बना लिया। तो चल ही रहा था वो सब। और इतने में ही जेपी ने क्या कर दिया? बहुत ब्लंडर कर दिया। आप सोच नहीं सकते हो कि उन्होंने किया क्या। इतना पूरे जो जितने भी सरकारी कर्मचारी है, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन कोई भी हो, रेलवे कर्मचारी कोई भी हो, उस सबको कह दिया कि आप क्या करो, सरकार की बातें न मानो, सरकार की बात मानना छोड़ दो। सरकार के अंदर काम कर रहे हैं, सरकार की बात न मानो। सरकार के अंदर काम करे और सरकार की ही बात नहीं मानेंगे, तो ये कहा गया। और इसमें ही जॉर्ज फर्नांडिस जो है उन्होंने क्या कर दिया? तो रेलवे कर्मचारियों को कह दिया कि आप भी काम छोड़ दो। तो रेलवे जो वैसे ही बंद हो गया था, पूरी तरह से सब कुछ ठप हो गया था, सब कुछ बंद पड़ गया था। तो जेपी के अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला। विपक्षी दलों ने क्या कहा कि इंदिरा गांधी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जनता इससे असंतुष्ट है, इनके शासन से असंतुष्ट है। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन जेपी के द्वारा किया गया था।
जेपी के द्वारा किया गया था, जो कि हमने आपको तस्वीर दिखाया। तो जेपी ने क्या किया, तो जेपी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा कर दी और इंदिरा जी को कही कि आप इस्तीफा दे दो, हम लोग शांत हो जाएं। जेपी ने सेना से, पुलिस से और सरकारी कर्मचारियों को आह्वान किया और कहा कि आप सरकार की अवैधानिक बातों को मानना बंद करो। इस सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन करने से मना कर दिया उनको। सरकारी कामकाज जो है पूरी तरह से ठप होने का जो संदेश जो है पनपा। 25 जून 1975 की रात में जो है पीएम ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की से मुलाकात की। देखो, अभी जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है या फिर कोई भी इमरजेंसी लागू किया जाता है, आपातकाल हो, अभी जो आपातकाल लागू किया जाएगा तो इसके लिए पहले लिखित में क्या दिया जाएगा, तो लिखित में वो राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा लिखकर, फिर राष्ट्रपति उस पर एग्री होंगे। लेकिन उस समय क्या, फखरुद्दीन अली अहमद और को कॉल किया गया, कहा गया कि ऐसे ऐसे बात है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। क्या जो हुजूर, आप जो कहिएगा वही होगा। कैबिनेट को पता न है कि क्या चल क्या रहा है, यानी इंदिरा गांधी की जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद को कुछ पता नहीं कि चल क्या रहा है, और दोनों के बीच बात हो गई कि राष्ट्रपति शासन लागू। राष्ट्रपति शासन जब लागू हो गया तो कल सुबह आधे घंटे की बैठक बुलाई गई और उसी आधे घंटे की बैठक में सबको ये खबर सुना दिया गया कि ये जो इमरजेंसी लागू हो गया है। हालांकि कोई किसी ने विरोध नहीं किया, उसकी पार्टी के है तो विरोध नहीं किया किसी ने। तो 25 जून 1975 के रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बात की उन्होंने और आपातकाल लागू करने की सिफारिश की उन्होंने। आधी रात को सभी जितने भी बड़े अखबार थे, बड़े अखबार की जो है लाइट काट दिए गए। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे जेपी, और उस आंदोलन की खबर जनता को पहुंची तो जनता क्या करेगी, जहां भी शांत है जनता, सभी जो है वो भी उग्र हो जाएगी, वो भी जो है खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले प्रेस की जो है स्वतंत्रता वही छीन ली गई। आधी रात को लाइट काट दिए गए और बड़े पैमाने पर जो विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। देखो, इधर चल क्या रहा था कि इधर इंदिरा गांधी कॉल कर रही थी, राष्ट्रपति शासन पहले तो लग गया था वहां पे गुजरात में, तो सब चल गया था। तो इंदिरा गांधी कॉल की राष्ट्रपति के पास कि आप इमरजेंसी लगा दो, आपातकाल लगा दो। और इधर इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी ये क्या कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि हम कैसे जो विपक्षी जो नेता है उस सबको हम कैसे जेल में डालेंगे। ये लगे हुए हैं प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म करने में, ये लगे विपक्षी को समाप्त करने पूरी तरह से, सबको जेल में ठूस दिया जाएगा। तो 26 जून को 6 बजे लगा, कब, तो 25 जून को रात में, और इसकी खबर सबको मिली कब, तो 26 जून को 6 बजे सुबह मंत्रिमंडल में बैठक बैठाएगी, आधे घंटे में सब कुछ बताकर खत्म कर दिया गया इसको। और तर्क दिया गया कि देश में जो है गड़बड़ी की आशंका है, आंतरिक अशांति है, इसलिए हमने क्या कर दिया, तो आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल हमने लागू कर दिया इसके तहत, तो आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति शासन ये 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत किसी भी राज्य क्षेत्र पे लगाया जाता है, किसी भी क्षेत्र पे लगाया जाता है। और इमरजेंसी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, तो ये 52 आर्टिकल 52 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल है 360, आर्टिकल 360। तो इस तीनों को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगर हम देखें तो राष्ट्रपति शासन कई बार लग चुका है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। पहले 2 बार लग चुका था, पहला चरण लगा था कब, तो 1965 में। 1965 में क्यों? क्योंकि 1965 में जो है ये चल क्या रहा था, तो
युद्ध चल रहा था, भारत पाकिस्तान का युद्ध। दूसरा चरण 1971 में युद्ध ही चल रहा था। तो कहे ना, आपातकाल के लिए प्रावधान है कि बाह्य अशांति आंतरिक अशांति, इसके तौर पे जो है आप बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति के तौर पे इसकी जो है सिफारिश कर सकते हैं, यानी आपातकाल की सिफारिश आप कर सकते हैं। तीसरा लगा कब, तो 1975 में आंतरिक अशांति ये जो है मुद्दा उठाया गया। तर्क क्या रहा, आंतरिक अशांति। आपातकाल में क्या होता है, तो आपातकाल में सारी शक्ति जो है केंद्र के पास, जितनी भी शक्ति है सारी शक्ति केंद्र के पास चला जाता है, केंद्र शक्तिशाली हो जाता है पूरी तरह से। इतना शक्तिशाली कि उस समय मौलिक अधिकार में जो है आर्टिकल आपका 21 जो है उसको भी निलंबित कर दिया गया था। आर्टिकल 352 क्या कहता है, तो आर्टिकल 352 का आह्वान किया गया था। इस कहता है कि युद्ध जो है, युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण देश या किसी एक हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तब लागू होगा। यानी बाह्य आक्रमण के कारण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण पूरे देश या फिर देश का कोई भी एक क्षेत्र खतरे में हो तब हम इसको लागू कर सकते हैं, आपातकाल को लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंतरिक अशांति है, इसको आंतरिक अशांति को 44वां संविधान संशोधन द्वारा सशस्त्र विद्रोह में बदल दी गई थी। राष्ट्रीय आपातकाल की संपूर्ण देश अथवा किसी एक भाग पर लागू की, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है हम आपको पहले बता दिए कि पूरे देश में या फिर किसी भी एक क्षेत्र में हम लागू कर सकते हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को चुनौती दी जा सकती है, अदालत में चुनौती दी जा सकती है। 1980 की ये बात है। चलिए, तो आपातकाल के बारे में हमने देखा कि आपातकाल लागू किस प्रकार हुआ, क्या कारण रहा आपातकाल लागू करने का। तो कारण रहा, पहली कारण कि जनता का जो है आक्रोश। जनता क्या कर रही थी, जनता उसका विरोध कर रही थी। फिर इंदिरा गांधी को जो धक्का लगा, 3 धक्का लगा। एक धक्का कि कांग्रेस हार गई गुजरात में, दूसरा धक्का कि उनकी जो है संसदीय जो है समाप्त हो गई, कहा गया, यानी शक्ति उसकी जो है संसदीय शक्ति ये चली गई, दूसरा धक्का। और तीसरा धक्का, संसदीय उसकी तो चली गई, तीसरा धक्का कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट से जो वो आस लगाए थे वो भी खत्म हो गए। और चौथा, तीसरा तो देख लिया, चौथा क्या रहा, तो चौथा जेपी का आंदोलन। जेपी के जो आंदोलन है इतना ज्यादा प्रभावी हो गया था कि वो कही कि अब कुछ नहीं हो सकता, एक ही रास्ते है। क्या है रास्ता, क्या है, तो इमरजेंसी। इमरजेंसी में हुआ कि आप सोच नहीं सकते हो कि कितना ज्यादा जो है गलत हुआ। सरकार की नजर में सब सही है, क्यों, क्योंकि उनको कुर्सी बचाना है, कुर्सी बचाना है। तो तीसरी बार आपातकाल लगा, इससे पहले जो है 1968 में लगा था। 1968 में जब युद्ध चल रहा था, भारत चीन का युद्ध 1968 में लगा था, भारत पाकिस्तान के समय भी। तो ये प्रभावी रूप से लगा था कब, तो प्रभावी रूप से ये 1968 में पहली बार प्रभावी रूप से। अंश इसके शुरू से ही, मतलब लगने से कई वर्ष पहले आपको मिल जाता है कि हाँ शंका जो है ये है कि राष्ट्रपति शासन या फिर कोई भी शासन लागू होने वाले, इसकी आशंका पहले से पता चल जाती है। तो 1968 में लगा था भारत चीन के युद्ध में। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान के दौरान लगी थी, और तीसरा बार लगा 1975।
तो ये सब जो 2 बार पहले जो लगा, ये उतना ज्यादा कुछ ज्यादा जो है प्रभाव नहीं पड़ पाया, नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ किया नहीं गया, डायरेक्ट जो युद्ध के कारण लगा है तो युद्ध शांत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या था, इसमें हुआ बहुत सारी घटनाएं कि 21 महीने जो है, ये लगभग 21 महीने चला। कितना? तो 21 महीने चला, 21 महीने चला। और इनके जो पुत्र थे संजय गांधी, वो चाह रहे थे कि अभी ये और रहे, राष्ट्रपति शासन अभी और लगा रहे। राष्ट्रपति शासन नहीं, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये जो इमरजेंसी है, ये अभी लगा रहे। चल रही थी ये, इंदिरा गांधी चाह रही थी कि अब बहुत हो गया, अब हटाते इसको। क्यों? क्योंकि सब हमसे दुखी है, सब दुखी है, सब दुखी है, अब हटा देते हैं, बहुत हो गया। क्या होगा? अब हारेंगे, बाद में हटाएंगे तो यू हारवे करेंगे, अभी हटाएंगे तो यू हम इलेक्शन में हारने ही वाले हैं। क्यों? क्योंकि काम ही ऐसा किया। लेकिन संजय गांधी क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि इमरजेंसी अभी लगा रहे, इमरजेंसी अभी कई महीने, कई साल तक और लगा रहना चाहिए, ये चाह रहे थे। क्यों? क्योंकि सारी शक्ति केंद्र के पास है। तो बिना किसी सुनवाई के 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में डाल दिया गया, जिसे कई बड़े नेता शामिल थे, जिसमें कई बड़े नेता शामिल थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, आपके अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लालू यादव जो है तो हो गए, चौधरी चरण सिंह, ये सब जो है बहुत सारे नेता जो है शामिल थे, बड़े बड़े नेता शामिल थे। ये 1 लाख से, यानी इतने ज्यादा जो है रख दिए गए थे कि जेल में जो है जगह न, जेल में जगह ही नहीं है, जगह नहीं है, और उसी में ठुस रहे। और करीब 10 लाख लोगों की जो है जबरन नसबंदी कर दी गई, नसबंदी कर दी गई जबरन। इसलिए इसे संविधान हत्या के तौर पे माना जाता है, और इसको लेकर 25 जून को प्रत्येक साल संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। आपातकाल से पहले कांग्रेस की सीटें अगर बात करें तो लोकसभा में 352 सीटें थी, और आपातकाल के बाद इनको 352 से घटकर 153 पे चला है। देख रहे हो? तो कामें ऐसा की कि हार का सामना करना ही पड़ेगा। 25 जुलाई 1975 को इमरजेंसी पर राज्यसभा की मुहर लगी। 23 जुलाई 1975 को ये पहले से ही इसकी जो है आशंका जो है पता चल रही थी। 1977 में 16 मार्च 1977 में जो है नई लोकसभा की चुनाव की शुरुआत की गई, और 24 जुलाई 1975 को लोकसभा की इमरजेंसी में जो है वोट दिया। इमरजेंसी के पक्ष में लोगों ने वोट नहीं दिया, और परिणाम क्या हुआ? जब इलेक्शन हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार हारी और जनता पार्टी की सरकार बनी। आपातकाल में क्या हुआ हम देख चुके कि क्या क्या हुआ। थोड़ा एक बार इसको, 25 जून 1975 को लगा था, और 21 मार्च 1977 तक चला, 21 महीने तक चला। संविधान की धारा 352 के तहत इसको लगाई गई थी। 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने रेडियो पर घोषणा की, इसकी घोषणा की रेडियो पर। मौलिक अधिकार निलंबित कर दिया गया, विपक्ष के सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर पाबंदी लगा दी गई, सेंसरशिप जो है उस पर लगा दिया गया, बिना अनुमति खबर छापने पर रोक लगा दिया। करीब 1 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई। और क्या क्या किया आपातकाल के दौरान सरकार जो चाहती थी, क्या क्या चाहती थी, क्या क्या करना चाहती थी, उसने किया क्या? तो पहले तो ये चाहती थी कि इलाहाबाद कोर्ट ने जो उनको सुनाया है, फटकारा है, उसका निर्णय ही हम बदल दें। तो इन्होंने कहा क्या कि देखो, न्यायपालिका जो है, आप
सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, इन सब के निर्वाचन पे आप कोई भी तर्क टिप्पणी नहीं दे सकते। ये प्रावधान कर दिया इन्होंने कि न्यायपालिका इस सब पे कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकती। फिर आनंद मार्ग, आरएसएस, जनता इस्लामी और हिंद और नक्सलाइट, ये जो है सब जो पार्टी थी ये सब पे बैन, जितने भी विपक्षी जो पार्टी थी सबको बंद कर दिया। इंदिरा गांधी जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से बचने के लिए प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव लाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तारी होने पर आरोप का उल्लेख। फिर लोकसभा कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। लोकसभा कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन इन्होंने क्या तो 6 वर्ष कर दिया, 5 से 6 वर्ष बढ़ा दिया इन्होंने। और 42वां संविधान संशोधन द्वारा इन्होंने किया क्या तो प्रस्तावना में सोशलिस्ट की जगह सेक्युलर जो है सेक्युलर शब्द जो है ये लगा दी। क्या तो सेक्युलर शब्द जोड़ दिया। मूल अधिकार को निलंबित कर दिया गया, मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया गया। और 39वां संविधान संशोधन किया, उसमें कहा कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन को चुनौती देना मुश्किल है और इस पे न्यायपालिका भी टिप्पणी नहीं कर सकती, कमेंट नहीं कर सकती। और 18 जनवरी 1976 को क्या हुआ तो राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दिया। राष्ट्रपति शासन लागू था, खत्म हुआ तो लोकसभा भंग हो गया। चलिए अब देखते हैं जो इमरजेंसी है इसका परिणाम क्या रहा। इमरजेंसी का परिणाम क्या रहा, क्या परिणाम रहा तो ये तो जान ही चुके कि 1 लाख से ज्यादा जो है गिरफ्तारी हुई। निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर जो यूज किया गया। निवारक नजरबंदी यानी किसी पर भी संदेह होता है कि वो देश की जो है शांति व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है, किसी पे भी मात्र संदेह पर ही आपको कम से कम 3 महीने के लिए क्या कर लिया जाएगा, बंदी बनाया जा सकता है। ये निवारक नजरबंदी है कि आप पे आशंका होती है कि आपके कारण देश की जो शांति व्यवस्था है उसके लिए खतरा पैदा हो सकती है, तो आपको बंदी बना लिया जाएगा 3 महीने के लिए। तो इसका बहुत पैमाने पर यूज किया गया। सबको कहा कि इससे जो देश के खतरे हैं। पहले तो जेपी को कि इतना बड़का जो है आंदोलन चला रहा है, देश को खतरा है, ये है, शांति व्यवस्था जो है पूरी तरह से भंग हो गया। तो निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया, मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गई और प्रेस की जो आज़ादी है उस पर रोक लगा दी गई। कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है। प्रेस, इसे क्या कहा गया, इसे प्रेस सेंसरशिप का नाम दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्स मैन, जो 2 पत्र जो है छापने वाली जो कंपनी थी, अखबार कंपनी थी, उन्होंने इनका विरोध किया और सेमिनार और मेन स्ट्रीम पत्रिका जो है ये बंद होना चाहिए कि हम इससे अच्छा है कि बंद ही हो जाते हैं, कि सरकार जो कहेगी वही छापे, इससे अच्छा हम बंद ही हो जाते हैं। तो ये जो 2 कंपनी है, एक सेमिनार और एक मेन स्ट्रीम, ये जो पत्रिका है ये बंद हो गई। पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कांत जो है और पद्मश्री से सम्मानित जो हिंदी लेखक फरीनीश्वर नाथ, ये जो है अपनी पदवी लौटा दिए। इनको पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो इन्होंने अपनी पदवी लौटा दी। संसद के सामने क्या चुनौती रही, तो वही इलाहाबाद के द्वारा जज के द्वारा जो निर्णय लिया गया था। तो इलाहाबाद जज जो है निर्णय लिया था, तो इससे बचने के लिए सांसद ने क्या कहा, सांसद इससे बचने के लिए संशोधन कर दिया और कहा कि पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती।
42वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का ये जो कार्यकाल है 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इस सब की चर्चा हम कर चुके हैं। आपातकाल के बाद की राजनीति अगर देखें तो आपातकाल लगी थी, आपातकाल जब हटेगा तो क्या होगा? इंदिरा गांधी की सरकार नहीं बनेगी, सिंपल सी बात। क्या सोचना इसमें? क्यों? जनता उससे पहले तो असंतुष्ट थी, अब पूरी तरह से चाहती कि बनवे ना करे। चल, तो पूरी तरह से चाहेगी कि अब सरकार ही ना बने, इसकी सरकार ही ना बने। तो जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी जिसे आप बीजेपी कहते हो। उसकी शुरुआत जनता पार्टी के तौर पे हुई थी। किसके तौर पे? तो जनता पार्टी। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं था, पहले जनता पार्टी था सिर्फ। चलिए, तो आपातकाल के बाद क्या हुआ? तो लोकसभा के चुनाव हुआ। पहले तो 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ, 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ। तो आपातकाल आपको 18 और 21 महीने में कंफ्यूजन रहेगा, तो इससे अच्छा है आप इसको हटाइए 21 की। इक्कीस महीने तक चला। आपातकाल जो है विरोधी पार्टियां साथ ही आई। आपातकाल की जितनी भी विरोधी पार्टियां थी, जो पार्टियां नहीं चाहती थी कि आपातकाल लगे और लगा, तो वो सब एक साथ आ गई और जनता पार्टी दल बना लिया। क्या बना लिया? तो जनता पार्टी दल बना ली। और इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। और कांग्रेस के भी कुछ नेता थे जो कि कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए, तो उन्होंने भी अपनी एक ग्रुप बना लिया और उसे नाम दिया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। उसे नाम क्या दिया? तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी उसको नाम दिया। और आगे चलकर ये दोनों एक साथ, जनता पार्टी दल और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दोनों एक साथ आ गए। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जगजीवन राम कर रहे थे इसे। बाद में जनता पार्टी से मिल गई और वही आप जिसे आप अभी बीजेपी के नाम से जानते हैं, बीजेपी। चलिए, तो जनता पार्टी की सरकार बनी, इलेक्शन हुआ तो जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह के बीच जो है क्या हुआ? तो चौधरी चरण सिंह के बीच प्रधानमंत्री पद के लिए संघर्ष छिड़ गया। देखो, कुर्सी का मोह जो है इतना बुरा होता है कि देख रहे हो, समझ रहे हो कि वहां पे इलेक्शन हुआ और पहले जनता परेशान थी किससे? तो इमरजेंसी से। पहले तो आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी, भुखमरी ये सब थी, उससे परेशान थी। फिर इमरजेंसी आ गया, उससे परेशान। अब केहू जीत रहा है, वो सब आपसे में लड़ रहा है कि हम पीएम बनेंगे तो हम पीएम बनेंगे। तो मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, ये तो आप देख रहे हो शुरू से लड़ रहा है दोनों। चौधरी चरण सिंह तो अभी आया, इसकी चर्चा शुरू से चल रहा है। मोरारजी देसाई और जगजीवन राम, जब नेहरू की मृत्यु हुई थी उसी समय से। जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह ये तीनों आपस में लड़ने लगे कि पीएम हम बनेंगे तो हम बनेंगे। बने कौन? तो मोरारजी देसाई पीएम बने। मोरारजी देसाई सरकार बनी और 18 महीने तक इनकी सरकार चली। फिर बहुमत खो दिया, ये बहुमत खो दिए। फिर कांग्रेस के समर्थन से चरण सिंह की सरकार बनी, कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी। कांग्रेस ने समर्थन छीन लिया, फिर इनकी भी सरकार मात्र 4 महीने में ही गिर गई।
मात्र 4 महीने में ही गिर गई। फिर मात्र 4 महीने में गिर गई तो फिर चुनाव हुआ, मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव हुआ 1980। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुआ। तो जनवरी में जो है जनता पार्टी हारी और इंदिरा जीत गई। फिर जनता पार्टी हार गई, क्यों? क्योंकि जनता ने देखा कि जब ये जीते ही पार्टी, जनता पार्टी, तो ये आपस में ही जो है सरकारें बनाने के लिए लड़ रही है आपस में, तो जनता की करेगा क्या? जनता के लिए तो कुछ नहीं करेगा। और इसी बीच इंदिरा गांधी जनता से मिलकर, घूम घूम कर मिलकर उनसे बात करके जो है उनको अपनी तरफ कर ली थी। तो जब मध्यावधि चुनाव हुआ 1980 में, तो पुनः जो है इंदिरा गांधी की सरकार बनी। पुनः इंदिरा गांधी की सरकार बनी और इनको 353 सीट मिला। 353 सीट मिला। विरासत में 1977 और 80 की जो नाटकीय बदलाव कांग्रेस गरीबी की जो हिमायत है, ये इनको विरासत में थी कि 1977 और 80 में जो चल रहा था मामला, उससे स्वाभाविक सी बात है कि जनता पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपस में ही लड़ रहा है कि हम पीएम बनेंगे तो हम पीएम बनेंगे। एक सरकार चला 18 महीने, दूसरा सरकार 4 महीने में गिर गया। जबकि सरकार चुना जाता है 5 साल के लिए। देखो, तो लोकसभा चुनाव 1977 का जो मामला था, उसमें कांग्रेस को 154 सीट मिली थी। ये पीछे की बात है जो 1977 हुआ था, उसमें उनको कितना मिली थी? तो 154 सीट मिली थी। 54-53 सीट मिली थी उनको। 35% से कम वोट हासिल, जनता पार्टी की सरकार हुई। साथ ही 542 में 330 अकेले जनता पार्टी को और 295 सीट जो है मिली कांग्रेस को। ये जो 1977 का चुनाव है, इसमें कांग्रेस बिहार में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में एक भी सीट नहीं प्राप्त कर पाई। दक्षिण में कब्जा उनका बना रहा। दक्षिण में कब्जा बना रहा। इंदिरा रायबरेली से और संजय गांधी जो है अमेठी से हार गए। अब आपातकाल से क्या सबक क्या रहा? क्या सबक सीखा आपातकाल से? तो पहले तो सबक ये रहा कि भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको किसी भी तरह से आप उसको हटा नहीं सकते। भारत से लोकतंत्र को जुदा नहीं कर सकते आप। भारत से लोकतंत्र को जुदा नहीं कर सकते। तो भारत से लोकतंत्र विदा करना बहुत कठिन है। ये पहली सबक ये रही। आंतरिक आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह के समय लगेगा। ये जो आंतरिक आपातकाल है, ये जो आपातकाल लगाए जाते हैं, तो उसका प्रावधान क्या था? उसका प्रावधान था कि बाह्य आक्रमण, युद्ध की स्थिति या फिर आंतरिक अशांति। तो वहां पे आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह डाल दिया गया। सशस्त्र विद्रोह तो सशस्त्र विद्रोह के द्वारा के समय ही किया लगाया जा सकता है। आंतरिक अशांति के मुद्दा बनाकर नहीं लगाया जा सकता। आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल द्वारा दिया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री देंगे। उस समय क्या हुआ? तो इंदिरा गांधी गए फखरुद्दीन अली अहमद को, कहे कि राष्ट्रपति जी आप क्या करो, आपातकाल लागू कर दो। तो भी कहे कि ठीक है मैडम, हम लागू कर देते। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब क्या? तो मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में भेजेंगे, लिखित में लिखित में देंगे। फिर ये आर्टिकल 32 के तहत जो है संवैधानिक उपचार के तहत कहा गया कि अगर राष्ट्रपति शासन या फिर राष्ट्रीय आपातकाल ये सब अगर लगाए गए, तो आप इसको क्या कर सकते हो? तो न्यायपालिका में आप इसको चुनौती दे सकते हो कि ये इसका मुद्दा जो है गलत है या फिर गलत तरीके से लगाया गया, कोई भी इसके बारे में आप क्या कर सकते हो? तो इसको चुनौती दे सकते हो आप। तो इसके लिए बात कही गई आर्टिकल 32 में। जब 1977 में चुनाव हुआ, तो ये जो चल रही थी जनता पार्टी के बीच, सरकार के बीच, तो उसको देखकर जनता ने कहा कि पहले हम क्या नारा लगाए थे कि इंदिरा हटाओ देश बचाओ। अब वो नारा लगाने लगे कि इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, नारा लगाने लगे। यहाँ पे कुछ नेताएं हैं जिनके बारे में दिया गया है, जैसे जगजीवन राम,
मोरारजी देसाई, लोक लोकनायक जयप्रकाश नारायण और चौधरी चरण सिंह, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, तो आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए होंगे। हमने इसमें पढ़ा क्या, तो क्या पढ़ा? पहले तो जो आपातकाल है क्या है, ये पढ़े कि क्या है आपातकाल। फिर आपातकाल लागू करने का कारण क्या रहा, क्या कारण रहा कि आपातकाल लागू किया गया। फिर आपातकाल के दौरान क्या हुआ, आपातकाल के दौरान क्या हुआ, परिणाम क्या रहा, और आपातकाल से सबक क्या रहा। फिर आपातकाल के बाद राजनीति, आपातकाल के बाद राजनीति। तो इसमें पार्टी बनी किसकी, तो जनता पार्टी की। जनता पार्टी की सरकार बनी। कौन बने पीएम, तो पीएम बने मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, फिर इसके बाद बने चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई की सरकार चली 18 महीने और चरण सिंह की सरकार चली 4 महीने। फिर क्या हुआ, तो फिर मध्यावधि का चुनाव हुआ। जब इनकी सरकार गिर गई, कांग्रेस ने अपना समर्थन ले लिया तो सरकार गिर गई। तो फिर मध्यावधि का चुनाव हुआ 1980 में, तो जिसमें 1980 में चुनाव हुआ तो पुनः जो है इंदिरा की सरकार बनी। इंदिरा की सरकार बनी। चलिए, तो इस प्रकार से हमने देख लिया। तो आपका ये जो चैप्टर है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। चलिए, तो पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ पाए, रिवीजन अपना बेहतरीन तरीके से कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, और प्लस में अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल जरूर कर लो, क्योंकि समय बहुत कम है तो टेस्ट देना आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। अभी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं।